जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्पेशल पॉलिटी क्लास चलाई है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आपका आने वाला एग्जाम है CGSI हो गया, नगर सैनिक हो गया, कांस्टेबल हो गया, इन सब एग्जाम्स के लिए आपका पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है इंडिया जीएस में। और उसके लिए हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स चलाया हुआ है, जिसमें हमने अभी तक बेसिक्स देख लिए थे पॉलिटी का, जहां में हमने देख लिया था कि क्या इंपॉर्टेंट शब्दावलियां होती है, किस प्रकार से हमारा संविधान निर्माण हुआ। और लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि संविधान में कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियां होती है। और जो लास्ट क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इस दृष्टिकोण से, क्योंकि वो एक तरीके से आपको पूरे के पूरे संविधान का टूर करा देता है। क्योंकि किस भाग में क्या है वो जानते जानते हम ये देख गए थे कि ऑलमोस्ट संविधान किस तरीके से लिखा गया है ना, किस तरीके से संविधान डिजाइंड है। और हमने उस तरीके से उसको याद करने की कोशिश भी की है, ताकि आप सिर्फ उस लेक्चर को देख लो, आपको पूरा का पूरा संविधान याद हो जाए कि क्या भाग है इसमें, किस प्रकार की अनुसूचियां है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके लिए। और आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारे स्टार्ट होगा प्रियम्बल। ठीक है, उसके बाद फिर भाग से भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरीके से हम चलते बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आज हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होगा। और कुछ बच्चों के लगातार क्वेरी आ रहे थे कि हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और लगातार अपडेट चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है। और जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ही है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको जब भी हमारी क्लास आएगी तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपको कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा क्लास नहीं आ रही है, कब आ रही है, ये वाला कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लगातार हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट हो जाना है, जिससे जो भी अपडेट होगी आपको समय पर मिल जाएगा। और सबके लिंक आपके क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हमारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखो, ये समझो कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके संविधान का फेस है ना। संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान किस प्रकार का एम रखता है, क्या आदर्श है संविधान के, है ना, ये आपको यहीं से दिखने वाला है। किस प्रकार से संविधान अपनी भावना को प्रकट कर रहा है। आपको पूरा का पूरा संविधान नहीं भी पढ़ोगे, सिर्फ ये प्रस्तावना पढ़ लोगे तो आपको वो भावना समझ में आ जाएगी कि क्या संविधान कहना चाहता है। और यहां से चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, सीधे प्रश्न इस स्लाइड से उठकर आएंगे आपके, ये तय है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, आपको रटा रुटाया होना चाहिए संविधान। अगर आपको रटा रुटाया नहीं है संविधान तो दिक्कत में हो आप, है ना। तो आज आपको क्या करना है, आज यहां से मेरे साथ इसको रट के जाना है, आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका क्या होगा, तब जाके आपका सही से ये चीज बन पाएगा। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में रट लेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसा रटना वर्ड थोड़ा गलत लगता है, बट यही ऑप्शन है। बार बार पढ़ोगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी याद हो जानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, जैसे कि हम पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट चालू होता है, इंडिया इनटू के बाद आपका जो लाइन्स है, जो वर्ड्स है, वो एक के बाद एक जो भी है वो आपको पता होने चाहिए, है ना। ये लाइन, ये क्रम पूछ लेता है कि सोवरिन पहले है कि सेक्युलर पहले है कि सोशलिस्ट की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपका क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करना चाहता है, जस्टिस, है ना, ये पूछ लेगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। तो जस्टिस में भी कैसा जस्टिस, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, उसके बाद लिबर्टी किस प्रकार का होना चाहिए, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, और वर्शिप का, पूजा पाठ का। ठीक है, फेथ का। इक्वालिटी कैसा होना चाहिए, स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, उसके बाद एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, अब फ्रेटर्निटी कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यहां तक ठीक है। उसके बाद ये लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस
अब वो डेट कौन सा था? दिस 26th डे ऑफ नवंबर, 26 जनवरी नहीं, 26th डे ऑफ नवंबर 1949, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू वी हियर बाय अडॉप्ट कर रहे उस दिन, इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया एक बार इंग्लिश में। अब हिंदी में और ज्यादा अच्छे से रखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखा है? हम भारत के लोग, किसको संबोधित कर रहा है ये प्रस्तावना? किसको संबोधित कर रहा है? हम भारत के लोग भारत को सबसे पहले क्या है? एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, सोवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट। सबसे पहले सोवरेन यानी संप्रभु, फिर सोशलिस्ट यानी समाजवादी, संप्रभु समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष। अब जो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये संविधान के ओरिजिनल मूल प्रति में नहीं था। संविधान के मूल प्रति में ये दोनों शब्द नहीं थे। ये आपका डाला गया है 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 के। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या है आपका? इसमें से क्या याद रखना है? सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? हम भारत के लोग। उसके बाद क्या आ रहा है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्र और गणराज्य। ठीक है, और उसमें से भी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को आपके बाद में ऐड किया गया है। उसके बाद फिर क्या क्या है आपका? न्याय कैसा होना चाहिए। अब इसमें से क्या पूछेगा? यहां तक तो हो गया, इसका क्रम पूछ लेगा। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। उसके बाद क्या क्रम पूछ सकता है? उसके बाद यह पूछेगा कि न्याय पहले दिया हुआ है, कि स्वतंत्रता पहले दी हुई है, कि समता पहले दी हुई है, या फिर आपका बंधुता पहले दिया हुआ है। ये चारों में कौन पहले दिया हुआ है? सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहले न्याय आ जाएगा, फिर स्वतंत्रता आ जाएगा, फिर समता, फिर बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, एक तरीका है पूछने का ये। उसके बाद दूसरा पूछेगा न्याय में कौन से 3 न्याय हैं? कौन से 3 न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अब इसका भी क्रम पता होना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। सामाजिक पहले आएगा, फिर क्या आएगा? आर्थिक, फिर राजनीतिक। ठीक है, तो इसको कैसे याद रख सकते हो? सबसे पहले क्या होगा? अगर आपको समाज में ही न्याय नहीं मिलेगा, समाज में न्याय मतलब समाज में इक्वालिटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर तभी आप प्रॉपर पैसा कमा पाओगे, और प्रॉपर पैसा कमा पाओगे तभी राजनीति कर पाओगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अब स्वतंत्रता किस किस प्रकार की है? सबसे पहले आपको विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे याद करोगे। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखो, सबसे पहले आप कुछ सोचोगे तभी आप उसको अभिव्यक्त कर पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको किसी चीज में बिलीफ है ना? बिलीफ है, विश्वास है ना? सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता है, फिर उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, फिर आपको किसी चीज में मानने की स्वतंत्रता है, फिर आपको अपना धर्म, अपने धर्म में बिलीव करने की स्वतंत्रता है, उसके बाद आपको पूजा पाठ की स्वतंत्रता है। तो कितने प्रकार के, हाँ ये भी पूछा जाता है कि न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं आपके? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता और उपासना यानी पूजा की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब समता कितना है? प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब बंधुता कैसी है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। कैसी होनी चाहिए बंधुता? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित। और ये जो अखंडता वर्ड है ना, ये भी आपका बाद में ऐड किया गया है। जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी जो है वो आपका बाद में ऐड किया गया है। ये भी 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, कौन सा तारीख? 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से वर्ड है? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। कौन सा है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पूरे के पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं।
हम भारत के लोग एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता एकता और अखंडता को दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को ए द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो गया आपका संविधान का प्रियम्बल। अब बेसिक जो संविधान के परिचय है, इसमें क्या है, भारत का संविधान कहां से लिया गया, उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। किसने पेश किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये पेश किया था डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश हुआ था। ठीक है, हमने बताया था ना 42वें संविधान संशोधन से 1976 के द्वारा 3 चीजें ऐड की गई थी। क्या क्या 3 चीजें थी, समाजवाद, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इन 3 चीजों को क्या किया गया था, आपका ऐड किया गया था। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है कि क्या क्या चीजें आपकी ऐड की गई है, तो ये चीज आपका पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये क्या दिखाता है, संविधान का दृष्टिकोण दिखाता है कि आपका संविधान किस प्रकार से बना हुआ है। अगला देखते हैं। अब ये जो पॉइंट्स है ना दोनों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है। या ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंधित है। मतलब क्या है, आप विधायिका में कोई ऐसा बिल पास नहीं कर सकते हो जिसमें आप ये कोट करो कि प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है इसलिए मैं ये बिल पास कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये विधायिका के शक्ति का स्रोत नहीं है ना। आप विधायिका में ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे संविधान, अभी मुझे प्रस्तावना ये शक्ति प्रदान करता है, मैं प्रस्तावना के कारण ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है। तो ये भी बात नहीं है कि सिर्फ प्रियम्बल में चीजें लिखी हुई है उसके कारण आप जो विधायिका है वो कुछ काम नहीं कर पा रही है। ना तो विधायिका को काम करने की शक्ति देता है, ना किसी काम से रोकता है। ये क्या, प्रस्तावना आपका दोनों काम नहीं करता। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह ना तो न्यायालय में विचार योग्य है, ना ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। मतलब इट इज नॉन जस्टिसेबल और नॉन एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर आप बोलोगे कि प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है और ये कानून नहीं लागू हो रहा है, तो ये माना नहीं जाएगा, क्योंकि प्रियम्बल क्या है, नॉन जस्टिसेबल और नॉन एनफोर्सेबल। तो इसी पे सवाल आया था पीएससी में, यूपीएससी में, कि इसको किस तरीके से देखा जाए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये अलग से आपके इस प्रियम्बल का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इस प्रियम्बल की बातें संविधान की किसी और भाग में दी हुई है, तब उसका वेटेज बढ़ जाता है। जैसे आपका इकोनॉमिक जस्टिस की बात कौन कर रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात कौन करता है, डीपीएसपी। आपका स्वतंत्रता की बात कौन करता है, लिबर्टी की बात कौन करता है, फंडामेंटल राइट आपको लिबर्टी देता है। समता की बात कौन करता है, इक्वालिटी की बात कौन करता है, फंडामेंटल राइट आपको इक्वालिटी देता है। अखंडता की बात कौन करता है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी अखंडता की बात करता है। तो इन सबको मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आप प्रियम्बल के इस लाइन को आप एनफोर्स करवा सकते हैं, अगर वो एनफोर्सेबल पार्ट में आता है। तो डीपीएसपी वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ लो, यूपीएससी में यही पूछा गया था। तो यहां से यूपीएससी में इवन ये भी पूछा गया है कि लिबर्टी क्या होता है, आगे देखेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, यहां से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो प्रियम्बल के हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके बाद क्या आएगा, संप्रभुता के बाद क्या वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है संप्रभुता के बाद, जरा सोचो तो क्या लिखा है,
समाजवाद लिखा है। समाजवाद के बाद क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ? पंथ निरपेक्ष। और दोनों कहां से आए हैं? आपके 76वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए हैं। सॉरी 76वें नहीं, 1976 के 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और पंथ निरपेक्ष के बाद क्या लिखा हुआ है आपका? लोकतंत्र देन गणराज्य। बार बार इसको बोलते रहूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ था यूपीएससी के इस सवाल का जवाब क्या था कि अकेले तो प्रियम्बल का कोई भी वैल्यू नहीं है आपका, ना न्यायालय में ना विधायिका में, लेकिन अगर संविधान के किसी और भाग में ये उल्लेखित है इसके बारे में जो चीजें हैं, तो आप इसको एनफोर्स करा सकते हैं या फिर आप विधायिका में इसका वैल्यू रख सकते हैं। अगला देखते हैं। हाँ, और एक जो बात है कि इसको पूरा का पूरा संविधान बनाने के बाद लास्ट में इसको बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले दिन से बना हुआ था, बट प्रियम्बल आखिरी दिन में बनाया। ठीक है, पूरा संविधान बनने के बाद। हाँ, हम भारत के लोग या इस बात पर जोर देता है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा और भारतीय लोगों के लिए बनाया गया, या लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। ये मेंस में सीजीपीएससी, यूपीएससी किसी भी मेंस में कोट करने के लिए बहुत अच्छा लाइन है। क्या लाइन है ये? एम्फेसिस दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय एंड फॉर इंडियन पीपल, इट एम्फेसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, या लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। आप इसको प्रॉपरली कोट कर सकते हो कि संविधान जो है आपके लोकप्रिय संप्रभुता की कॉन्सेप्ट पर जोर दे रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर कोट हो सकता है। अगला देखते हैं। अब सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारत के लोग, है ना, लिखा था ना हम भारत के लोग। ठीक है, उसके बाद फिर भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? कैसी प्रकृति है आपकी? संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये भी लाइन से है ना, ये भारत की समाज की प्रकृति है। उसके बाद फिर संविधान का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये क्या है आपका? इसके ऑब्जेक्टिव्स है। क्या प्रोवाइड करना है? न्याय प्रोवाइड करना है, स्वतंत्रता प्रोवाइड कराना है, समानता प्रोवाइड करना है और बंधुता प्रोवाइड कराना है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। संविधान को अंगीकृत किए जाने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। कितने लोगों ने साइन किया था इसमें? 284 लोगों ने, 284 लोगों ने साइन किया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब बेसिकली ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है कि ऐसे कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा संविधान का? किसने कहा? एन.ए. पालखीवाला जी ने। ठीक है, एन.ए. पालखीवाला जी ने संविधान को क्या कहा? आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र कहा, पहचान पत्र कहा। ठीक है, अब देखो कुछ जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि जब मैं शब्दावलियां पढ़ा रहा था तब हमने और डिटेल में देखा था। यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपका रिविजन भी हो जाए, और जो लोग देख चुके हैं, जो नहीं, जो पहली बार यहाँ पे जुड़े हैं इसी क्लास से, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपका? संप्रभुत्व संपन्न, सोवरिन, है ना। सोवरिन से मतलब मैंने क्या बताया था कि आप अपने डिसीजन स्वयं ले सको। क्या लिखा है देखते हैं। यह दर्शाता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, वह ना तो किसी अन्य देश का अधिराज्य यानी डोमिनेंट स्टेट है, ना ही किसी देश पर निर्भर है ना। हम अपने डिसीजन लेने के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं है ना। हम अपने इंटरनल मैटर पर खुद डिसीजन लेंगे, हमारे विदेश मामलों पर खुद डिसीजन लेंगे। अमेरिका से दोस्ती करनी है, रशिया से करनी है, चाइना से करनी है, यूके से करनी है, पाकिस्तान से करनी है, किससे दोस्ती करनी है हमें कोई और देश नहीं बताएगा। ये भारत सरकार का डिसीजन होगा, और भारत सरकार कौन है? जो जनता के द्वारा चुनी गई होगी, तो जनता का डिसीजन होगा। ठीक है, हाँ, और अगर इसमें ये भी, इसके अंदर ये भी आता है कि अगर हमें अपना जो देश का कोई टेरिटरी है वो किसी देश को देना है तो हम स्वतंत्र हैं, किसी देश से हमारी टेरिटरी लेनी तो हम स्वतंत्र हैं। बांग्लादेश के साथ जो स्वैप, लैंड स्वैप हुआ था, इसी के तहत तो हुआ था, इसी के तहत तो हुआ था। ठीक है, और क्या है, जैसे कॉमनवेल्थ में हम जुड़े हुए हैं, है ना, कॉमनवेल्थ में जुड़े हैं, यूनाइटेड नेशन में जुड़े हैं, तो ये हमारी संप्रभुता का हनन नहीं करता। क्यों नहीं हनन करता? क्योंकि ये डिफाइन नहीं करता कि हमें अपने एक्सटर्नल पॉलिसी कैसे रखनी है और इंटरनल पॉलिसी कैसे रखनी है। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है कि हम आंतरिक और बाह्य हमारे डिसीजंस कैसे लेते हैं। ठीक है, अब समाजवादी,
अब जो समाजवादी शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब समाजवादी प्रकृति जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक है, 56 से लेकर 51 तक जो आपके नीति निर्देशक तत्व है उसमें समाजवादी व्यवस्था है, उसमें इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है, उसमें सोशल जस्टिस की बात हो रही है। ठीक है, 42वें संविधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय समाजवाद जो है ना वो बेसिकली दो लोगों के समाजवाद से बने, एक तो मार्क्स के समाजवाद से बने और दूसरा गांधी के समाजवाद से बने। तो मार्क्स तो एक विचार है, बट गांधी ने स्वयं भारत के समाज में जिया है, तो इसलिए है ना गांधी ने इस समाज की प्रकृति को समझा कि किस तरीके से ये समाज काम करता है, इसलिए भारत का संविधान जो है गांधीवाद की ओर ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि गांधी को इस समाज के बारे में पता था। ठीक है, और लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होगा आपका, इसका लक्ष्य क्या है, गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। ठीक है, ये हमारे भारत का समाजवाद है। ठीक है, वेस्ट में समाजवाद डिफरेंट होता है, हमारे भारत का समाजवाद कैसा है कि आप एक तरह का समाजवाद ये है कि आप सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है, सारी की सारी जो कंट्रोल है वो सरकार को दे दो। लेकिन भारत का क्या है, आपकी प्राइवेट कंपनी भी रह सकती है, गवर्नमेंट कंपनी भी रह सकती है। तो दोनों का मिश्रण जो है वो भारत का समाजवाद है, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, या मिश्रित आर्थिक मॉडल पर काम करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर बात हो रही है तो वो भारत का समाजवाद है। अगला क्या है, पंथ निरपेक्ष। ये शब्द भी, पंथ निरपेक्ष शब्द भी आपके 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कौन सा शब्द है पंथ निरपेक्ष, आपका तीसरा, संप्रभुत्व समाजवाद पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अब ये जो पंथ निरपेक्ष है ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर में भी है, और इसको 1974 में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में ये कहा था कि ये पंथ निरपेक्ष को डिनोट करता है ना, कि स्वतंत्रता देता है। और भारत एक प्रकार से सकारात्मक पंथ निरपेक्ष फॉलो करता है ना, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अब पॉजिटिव सेक्युलरिज्म से मतलब क्या है, सेक्युलरिज्म बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो है वेस्ट में डिराइव हुआ। इसका अर्थ ये था कि पहले वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी थी, तो चर्च और सत्ता का जो अलगाव था उसको कहा गया सेक्युलरिज्म, कि जो सत्ता है वो चर्च के किसी भी मामले में दखल नहीं देगी, है ना, ये उनका कॉन्सेप्ट था। भारत का सेक्युलरिज्म कैसा है कि भारत में सभी पंथ को बराबर मानकर चला जाएगा, और अगर कहीं पर दखल देने की जरूरत पड़ती है तो हम समान रूप से सभी पंथों में दखल देने की कोशिश करते हैं। दखल देने की कोशिश इन द सेंस आप पॉजिटिव चेंज लाते हैं, जैसे हिंदू कोड बिल लाया गया है ना, उसी तरीके से ट्रिपल तलाक खत्म करने की कोशिश की गई। अभी उत्तराखंड में यूसीसी लाया गया है कि सभी पंथों के जो अच्छे नियम हैं, अच्छे कानून हैं, उनको दूसरों पर लागू किया जाए, और जहां पे भी ड्रैकोनियन लॉ है, जिस पंथ में भी कोई एक चीज खराब है उसको किसी दूसरे पंथ के अच्छे चीज से रिप्लेस किया जाए। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल लॉ हो जाएगा आपके सारे पंथ के लिए, सारे धर्म के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से यूसीसी जो है आर्टिकल 44 जो हमारा डिफाइन करता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी, अगर आप अपने आप को पंथ निरपेक्ष गवर्नमेंट कह रहे हैं तो। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, अगर देखो यहां में ना पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। पंथ निरपेक्ष किसी पंथ का साइड नहीं लेना, लेकिन धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब है, धर्म क्या है इसको धारण किया जा सके, है ना। धर्म का सीधा मतलब है ड्यूटी, तो अगर आप धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि आप अपने ड्यूटी से भाग रहे हैं, है ना, ये चीज तो नहीं हो सकता ना। तो असली जो वर्ड है वो पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, कि सभी पंथों को बराबर ट्रीटमेंट देना, इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब क्या है, डेमोक्रेसी है ना, लोकतांत्रिक। इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास है। डेमोक्रेसी का सीधा मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, लोगों के पास है, या प्रतिनिधिक संसदीय लोकतंत्र का प्रतीक है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कार्यपालिका है वो लोक विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, जैसे भारत में। ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को अपनाता है। ठीक है, और क्या है, भारतीय लोकतंत्र का प्रकटीकरण कैसे आप जानोगे कि भारतीय लोकतंत्र है। सबसे पहली जो चीज है वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18+ के सभी लोग
भारत में क्या कर सकते हैं, सरकार चुन सकते हैं। ठीक है, समय पर हमारे यहाँ इलेक्शंस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डिले हो रहा है, कोई तानाशाह बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं, समय पर इलेक्शंस हो रहे हैं। विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट है ना। इन सब किसी भी आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं होता, तो इन सबको आप बेसिस मान सकते हो लोकतंत्र का। ठीक है, अब लोकतंत्र में भी दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लोकतंत्र, है ना, और एक होता है इनडायरेक्ट लोकतंत्र। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट है। कैसे इनडायरेक्ट है भारत का लोकतंत्र, हम लोग जो है वो कानून नहीं बनाते हैं, हम लोगों को चुनते हैं। किनको चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। आपके जो एमएलए हैं, जो आप एमपी हैं, जो पार्षद है, जो विधायक है, जो मेयर है, वो क्या है, आपके जनप्रतिनिधि है। वो आपके रिस्पेक्ट में आपके लिए कानून बना रहे हैं देश में। ठीक है, आप डायरेक्ट कानून नहीं बना रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है आपका, जैसे स्विट्जरलैंड में है, जैसे रेफरेंडम हो गया, रिकॉल हो गया, इनिशिएटिव हो गया, इस प्रकार की चीजें होती है। मतलब आप किसी कानून को सीधे बना सकते हो, किसी कानून को प्रस्तावित कर सकते हो कि मुझे ये इनिशिएटिव लेना है ना। किसी कानून पर सरकार आपकी राय ले सकती है रेफरेंडम करा के। तो इस तरह की चीजें है। जैसे ये दिया हुआ भी है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण, है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या उदाहरण है, जनमत संग्रह, रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या है, जब किसी एक कोई कानून है ना, जो प्रस्तावित है, जैसे वह प्रक्रिया जिसके तहत किसी एक प्रस्तावित विधान के बारे में निर्णय लेने के लिए मतदाताओं से उनके प्रत्यक्ष वोट द्वारा राय मांगी जाती है, प्रत्यक्ष वोट द्वारा राय मांगी जाती है। जैसे यूके में क्या हुआ, ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट में क्या कराया गया, रेफरेंडम। तो इस ब्रेक्जिट का क्या परिणाम निकला कि यूके को, आपका ब्रिटेन को निकलना है यूरोप से बाहर, यूरोपियन यूनियन से, तो फिर ब्रेक्जिट हो गया आपका। तो रेफरेंडम का ये फंडा है। अब उसके बाद दूसरा क्या है आपका, इनिशिएटिव, पहल। इसमें क्या होता है, रेफरेंडम में क्या हो रहा था कि आपका कोई विधेयक है ना, कोई लॉ है, उसको आप जनता के बीच में लेके जाते हो, ये लॉ सही लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है। यहां पर इनिशिएटिव में क्या होगा, जनता खुद पहल करेगी। यह विधि जिसके माध्यम से लोग किसी विधेयक को अधिनियमित करने के लिए विधायिका के समक्ष प्रस्ताव रख सकते हैं, है ना। जनता स्वयं, उनको लग रहा है कि ये जो हमारे पास कानून होना चाहिए, किसी देश में ये कानून है, उन्होंने देखा, उनको सही लगा, तो जनता को जब स्वयं लगता है कि हमारे पास ये कानून होना चाहिए, उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि आपका इनिशिएटिव है। उसके बाद और दो चीजें होती है इसमें, रिकॉल यानी वापस बुलाना। आपको लग रहा है कि ये जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिकॉल करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका जनमत, प्लेबिसाइट, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने का विधि। इसका उपयोग आमतौर पर क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है ना। बेसिकली जैसे कि अभी क्या है, जम्मू कश्मीर में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको क्या कहा जाता है कि आप आर्मी हटा लीजिए, उसके बाद प्लेबिसाइट करा देते हैं। जो हमारा एरिया है उस पर हम क्यों प्लेबिसाइट कराएंगे, क्यों जनमत संग्रह कराएंगे। ठीक है, तो जनमत संग्रह का मतलब यह है कि कोई एरिया विवादित है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनसे आप पूछ लिए कि आप इस देश में रहना चाहते हैं या इस देश में रहना चाहते हैं, आप किस देश का भाग रहना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्लेबिसाइट ये कहता है, जनमत संग्रह। अब गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या है, यहां पर किसी भी प्रकार के लोगों पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, कोई किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलता, सबको समान तरीके से ट्रीट किया जाता है ना। इसका अर्थ यह है कि किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, है ना, स्पेशल राइट की अनुपस्थिति, सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है ना। अब जैसे कि ब्रिटेन में क्या है, राजशाही है, लेकिन भारत में क्या है, गणराज्य। तो यहां पर गणराज्य का मतलब है भारत में राष्ट्रपति कोई भी इंसान बन सकता है, आप किस धर्म से आते हो, किस जाति से आते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भारत में अगर धर्म की बात की जाए तो ज्ञानी जैल सिंह सिखिज्म से आते थे, वो राष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम वो राष्ट्रपति हैं। हिंदुइज्म से बहुत सारे लोग राष्ट्रपति रहे हैं। और आप अगर जो बेसिक रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है आप बात करो, तो आपके जो इसके पहले जो राष्ट्रपति थे दलित थे, रामनाथ कोविंद जी। अभी जो राष्ट्रपति है पहली जो एसटी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, महिला राष्ट्रपति है ना। उसके पहले प्रतिभा पाटिल थी महिला राष्ट्रपति। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, राष्ट्रपति का पद हर किसी के लिए खुला हुआ है, जाति भेदभाव, गरीब अमीर, इससे कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, तो इसमें प्रश्न भी आया हुआ है कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये गणराज्य है। तो गणराज्य का मतलब है राष्ट्रपति का जो पद है वो हर किसी के लिए खुला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो गणराज्य का बेसिक मतलब वही है कि आपका राष्ट्रपति का ऑफिस हर किसी के लिए खुला हुआ है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। अब न्याय, जहां तक न्याय की बात करते हैं तो न्याय आपका रूस की क्रांति से लिया गया है ना। ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो न्याय का कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया, तो 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी वहां से लिया गया। अब उसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इसमें क्या आता है, सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस डिफरेंट है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी वितरणात्मक है ना, इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय शामिल है और राजनीतिक न्याय अलग से। ठीक है, तो यहां 3 न्याय अपनाया गया रूसी क्रांति से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आप सामाजिक न्याय से क्या समझते हो? सामाजिक न्याय से बेसिक मतलब यह है कि आपका जाति, रंग, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेदभाव के नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना है ना। किसी विशेष धर्म को कोई विशेषाधिकार नहीं होना, ठीक है, सबके लिए बराबर का अधिकार होना है ना, और इसमें पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका सामाजिक न्याय हो जाता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हो। अब आर्थिक न्याय क्या होगा कि आपका जो जस्टिस सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है पैसे के आधार पर नहीं मिल रहा है, कि अमीर आदमी को आसानी से जस्टिस मिल जा रहा है और गरीब आदमी को बहुत देर लग रहा है। बट ये ना संविधान में पढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज है आर्थिक न्याय। जहां तक मैंने देखा है इस देश में आर्थिक न्याय जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखोगे कि स्टूडेंट्स का मुद्दा लगातार चलता रहता है कि अभी जब हमारे यहाँ केस हुआ था डीएड और बीएड वाला, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट इतना लंबा नहीं खींचती तो तुरंत रिजल्ट आ जाता और आज जो स्थिति बनी हुई है वो नहीं बनती। लेकिन उनको किस चीज पे डिसीजन देना है, किसी पॉलिटिशियन के बेल पे है ना, उनको किसी पॉलिटिशियन को टेम्पररी बेल नामक नया शब्द निकालकर बेल दे देना है ना। कोई रेपिस्ट है उसको बेल पर छोड़ देंगे और फिर से वो मर्डर कर देता है क्योंकि उसके पास पैसा है। ठीक है, पुणे का पोर्शे केस याद ही होगा, किस तरीके से छोड़ दिया गया, ऐसे लिख लो। तो लिखने के लिए संविधान में लिखा हुआ आर्थिक न्याय, बट इन प्रैक्टिकल बहुत ही कम जगहों पर यह अप्लाई हो पाता है। एक गरीब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाने तक का सोच नहीं सकता और एक अमीर व्यक्ति एक दिन में बेल लेके आ जाता है। इस बात को भारत ने अगर नहीं सुधारा तो भारत का लोकतंत्र सच में खतरे में आ जाएगा। क्योंकि ये डिफरेंस है ना पैसे और बिना पैसे वाले के बीच, इसकी खाई नहीं बढ़नी चाहिए कभी भी, किसी देश के लिए कभी अच्छा नहीं होता। ठीक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाए तो सभी व्यक्ति को आप मतदान का अधिकार दे रहे हैं और सभी की इक्वल वॉइस है, हर एक समाज का व्यक्ति आपका चुनाव में खड़ा हो सकता है, तो आप पॉलिटिकल जस्टिस हो गया है ना। सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकार तथा राजनीतिक पदों पर समान पहुंच, सरकार के लिए में समान आवाज, तो सेम बात है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके कहां से आ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति से। न्याय का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, रशिया की क्रांति से, रशियन रिवॉल्यूशन से। अब ये कहां से आ रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आ रहा है। ठीक है, व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव, क्या है स्वतंत्रता, है ना, आपका जो आप काम करना चाहते हो है ना, absence ऑफ रिस्ट्रेन ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, abstain ऑफ रिस्ट्रेन ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी प्रकार की बाधा की कमी। ठीक है, आपका क्या कहलाएगा, स्वतंत्रता कहलाएगा। व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना है ना, आप इस प्रकार की स्वतंत्रता हो जिसमें व्यक्ति का विकास हो सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके किसी व्यक्ति का। उद्देश्य का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है ना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है, संविधान में वर्णित सीमाओं के भीतर ही स्वतंत्रता का उपयोग किए जाने की आवश्यक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि
आपको ये बात है कि आपको स्वतंत्रता दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का जाके मर्डर कर दो, किसी को गाली बक रहे हो, किसी की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। आपकी स्वतंत्रता पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, आपके खुद के इंडिविजुअल, जिससे आप अपना बेनिफिट उठा सको, ये स्वतंत्रता है, ना कि आप उससे दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। उद्देशिका में स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है और मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं बल्कि अर्हित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। लिबर्टी एंश्योर्ड इन प्रीएम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब इसका क्या अर्थ होता है? एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा डिफाइंड है ना। यहाँ पे जो डेफिनेशन से एक लाइन ना इधर का हो सकता है ना उधर का हो सकता है, बट क्वालिफाइड का मतलब है कॉन्टेक्स्ट देखकर बात होती है ना। स्वतंत्रता की बात कॉन्टेक्स्ट देखकर बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये चीज लिख दी गई है तो उसी तरीके से होगा, नहीं। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है और इस सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट अलग है तो दोनों को अलग तरीके से देखा जाएगा। अब इसका डिसीजन कौन लेगा कॉन्टेक्स्ट का? आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर है कि उस कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से देखा जा रहा है। तो इसको याद रख लो, ये क्या है आपका? क्वालिफाइड है, ना कि एब्सोल्यूट, ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। अब पॉजिटिव लिबर्टी से क्या समझते हो कि आपको एक, आप समाज में रह रहे हो और उस समाज के अंदर ही आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसके कारण आप इंडिविजुअल अपना विकास कर पा रहे हो। लेकिन नेगेटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव लिबर्टी क्या है, नेगेटिव स्वतंत्रता क्या है ना, वो इस तरीके से है कि आप दूसरों को बोलो कि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे, है ना। जैसे क्या लिखा हुआ है नेगेटिव में, गैर हस्तक्षेप हस्तक्षेप के क्षेत्र में संबंधित है, ना कि समाज की स्थितियों से, अर्थात बाधा और रुकावटों अड़चनों का अभाव होता है ना। आप ये चाहोगे कि आप कुछ काम कर रहे हो तो कोई बाधा ना आए, तो ये आप एक्सटर्नल चीजों को देख रहे हो स्वतंत्रता के लिए। अगर आप इंटरनल चीजों को देखोगे तब आपका आएगा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, और आप एक्सटर्नल चीजों को देखोगे तब आपका आएगा नेगेटिव सेक्युलरिज्म। सॉरी, सेक्युलरिज्म बोल रहा हूं, लिबर्टी, स्वतंत्रता। अब जहां तक इक्वालिटी की बात की जाए तो इक्वालिटी की सिंपल सी बात है कि सबको समान हर चीज में अधिकार होना चाहिए, है ना। बिना किसी भेदभाव के पर्याप्त सारे गवर्नमेंट जॉब्स में अवसर मिलना चाहिए। अब जैसे इसके लिए नागरिक समानता की बात की जाए तो 14 में क्या दिया हुआ है? विधि के समक्ष समानता। तो आप बड़े हो छोटे हो, आप किस धर्म से आते हो, किस जाति से आते हो, आपको सबको विधि के बराबर समानता होगी। अब यहाँ पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। बाकियों के आधार पर हो सकता है, कुछ और चीजों के आधार पर हो सकता है, बट आप न कि जन्म स्थान पे, न धर्म के, न मूल पे, न नस्ल पे, न जाति पे, न लिंग पे, किसी आधार पर आप क्या नहीं कर सकते हो? आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 16 में क्या कहते हैं आपका? कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन है वो एक्सेप्शन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि लिंग के आधार पर भी यहाँ पे भेदभाव होता है। मतलब भेदभाव इन द सेंस पॉजिटिवली चीजों को बढ़ाया जाता है, पॉजिटिव रिजर्वेशन है। महिलाओं को जो आगे नहीं आ पाती तो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी खत्म कर रहा है, तो ये भी क्या है आपका? नागरिक समानता की बात हो रही है। उपाधियों का अंत, है ना, तो कोई ऐसा राजा जी राजा इस टाइप का उपाधि लेके घूम रहा है तो वो भी एक असमानता वाली चीज होगी, है ना। सबको एक समान उपाधि मिलनी चाहिए कि प्रॉपर नाम हो, सरनेम, बस, ठीक। अब राजनीतिक समानता में क्या बात हो सकती है? राजनीतिक समानता में आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326, ये क्या कहते हैं? धर्म, मूल वंश, जातीय, लिंग के आधार पर कोई भी मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा, है ना। कोई आपका धर्म देख के, कोई जाति देख के, कोई लिंग देख के ये नहीं बोलेगा कि आपको मतदाता सूची में शामिल नहीं कर सकते। 326 क्या कहता है? लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा। 18+ जो भी लोग हैं, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस पंथ से आते हैं, किस लिंग से आते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप सब के सब क्या है? मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव होगा, ठीक है। उसी प्रकार आर्थिक समानता है, तो आर्थिक समानता आपकी डीपीएसपी में दिया हुआ है कि आजीविका के लिए आपके पुरुषों और महिलाओं के लिए इक्वल पे होना चाहिए, है ना। आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार तथा पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम का समान वेतन। अगर आप 1 घंटे काम कर रहे हो तो पुरुष को भी उतना वेतन मिलना चाहिए
और 1 घंटे महिला काम करे तो उसको भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए, इस प्रकार का डीपीएसपी में। बट ये नॉन एनफोर्सेबल है, ठीक है, जब तक कोई एक्ट नहीं बन जाए। अब अगला आपका है बंधुता। अब बंधुत्व की भावना का प्रधान, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 में क्या है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, क्या है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, है ना। कॉमन ब्रदरहुड का होना चाहिए, आपको रिलीजन नहीं देखना है, आपको भाषा नहीं देखनी है ना, आपको भाषा नहीं देखनी, आपको धर्म नहीं देखना, आपको प्रदेश नहीं देखना, आपको वर्ग नहीं देखना है, आपको स्पिरिट होना चाहिए कॉमन ब्रदरहुड का। ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया गया है। अब उद्देशिका में भी क्या कहा गया है, बंधुता क्या रक्षा करेगा, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए, ठीक है। बंधुता ऐसी हो कि उसकी गरिमा भी बनी रहे और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, ठीक है। उसके बाद फिर व्यक्तियों की गरिमा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन है, तो यहां से बंधुता भी आपकी क्या हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। तो बंधुता के बारे में ये बात हो गई। अब यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी से क्या मतलब समझते हो, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी आपकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये सिद्धांत को क्या कहा जाता है, त्रिमूर्ति। अलग अलग, इनको अलग अलग नहीं माना जाना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि आप सिर्फ लिबर्टी दोगे, आप इक्वालिटी नहीं दोगे, तो क्या हो जाएगा कि जो व्यक्ति ज्यादा ताकतवर होगा वो अपने लिबर्टी का गलत फायदा उठाएगा। लेकिन आप लिबर्टी के साथ इक्वालिटी दे दोगे तो सबको समान रूप से अवसर मिलेंगे। लेकिन आप बोलोगे सिर्फ मैं इक्वालिटी दे दूं, लिबर्टी नहीं दूं, तो जो व्यक्ति ज्यादा टैलेंटेड है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब इक्वालिटी को कैसे समझो पता है, एक क्लास में 3 लोग हैं, है ना। एक 100 में 100 नंबर का बना के आता है, एक 90 नंबर का बना के आता है, एक 80 नंबर का बनाता है। लेकिन हमको क्या करना है, तीनों को इक्वल ट्रीट करना है, तो तीनों को क्या नंबर देंगे, 90 नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां पे लिबर्टी को कैसे समझना है, स्वतंत्रता को कैसे समझना है। मान लो क्लास में 3 बच्चे हैं और टीचर आके कोई प्रोग्राम के बारे में बता रहा है ना, डिबेट कंपटीशन है। तो अब ये 3 बच्चों पर डिपेंड करता है, इनकी इंडिविजुअल लिबर्टी है, खुद की स्वतंत्रता है कि किसको पार्टिसिपेट करना है, किसको नहीं करना है ना। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हो, तीनों बच्चों को कंपलसरी हो जाता पार्टिसिपेट करना और तीनों को ही आप इक्वल ट्रीटमेंट से प्राइज दे दोगे। लेकिन यहाँ पे तीनों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो ज्यादा अच्छा कर पाया उसको आप इनाम दोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि इंडिविजुअल एक चीज को ले लोगे, तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम्बल को रिलेटेड कुछ केसेस थे। जैसे सबसे पहले जो केस है वो है आपका बेरुवारी केस, है ना, बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960। इस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, वो आपके संविधान का हिस्सा नहीं है। उद्देशिका संविधान के कई प्रावधानों के पीछे सामान्य उद्देश्य को दर्शाती है। यदि अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट है तो व्याख्या के लिए उद्देशिका की कुछ सहायता ली जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ये बोला जा रहा है कि आप उसका कुछ मदद ले सकते हो, बट फिर भी ये माना कि उसका हिस्सा नहीं है। क्यों माना उस समय पे, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को बाद में अलग सेट किया गया था, ठीक है। लेकिन केशवानंदन भारती केस में, अगला जो केस आएगा आपका केशवानंदन भारती वाला केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि आपका जो है, जो उद्देशिका है वो संविधान का अभिन्न अंग है। उच्चतम न्यायालय, उद्देशिका संविधान का एक हिस्सा है, देखो मान लिया। बेरुवारी केस में नहीं माना था, ठीक है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते संविधान की मूल संरचना को नष्ट किया ना जा सके। अब ये पूछ लिया जाएगा क्या उद्देशिका में परिवर्तन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। पहले नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो भाग ही नहीं था संविधान का 1960 में बेरुवारी केस में। लेकिन केशवानंदन भारती केस में स्पष्ट कर दिया गया कि आप कर लो, आर्टिकल 368 लगा लो इसमें, लेकिन आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खत्म नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना चाहिए, मूल संरचना इंटैक्ट रहना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इस पे कोई भी संशोधन कर सकते हो।
अब लास्ट केस जब LIC इंडिया वाला केस आया 1995 में, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने फिर से कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है ना। कौन सा केस था? LIC ऑफ इंडिया केस 1995। सबसे पहले बेरुबारी 1960, है ना, भाग नहीं है। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है? केशवानंदन भारती, केशवानंदन भारती 1973, भाग है। LIC इंडिया 1995, भाग है। तो आज के डेट पे अगर कोई पूछे कि क्या प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो हाँ हिस्सा है। ठीक है, तो ये रही प्रियम्बल की बेसिक चीजें जो आपको जाननी चाहिए थी। एक बार फिर से हम क्या करते हैं, प्रियम्बल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, क्या है, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करना है आपका? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, है ना। और उसके बाद क्या है आपकी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, है ना। और इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद क्या है आपका? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद फिर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर डू वी हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मुझे इंग्लिश में पूरा याद है। तो इस तरह से हिंदी में देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कैसी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते। तो ये पूरा आपका प्रेम्बल था। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, 2 से 3 बार पढ़ लो, आप 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, आपको ये लाइंस रट जानी चाहिए। ठीक है, तभी आप बाकी चीजें, बाकी तो सिर्फ और सिर्फ इसके एलिब्रेशंस है ना, जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाएंगे। तो ये लाइंस याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और इसका PDF आपको चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।